हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्टरलाइजेशन मेथड्स और उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपके दो सब्जेक्ट्स को कवर करता है। एक आपका माइक्रोबायोलॉजी में भी ये कवर करता है, दूसरा ये आपका फार्मास्यूटिक्स में भी पेरेंटल पोर्शन में कवर करता है। तो इसीलिए इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। लाइक आइदर अगर माइनर सब्जेक्ट से पूछना चाहेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी से इस क्वेश्चन को उठा लेंगे, और अगर आपको फार्मास्यूटिक्स से पूछना चाहे तो फार्मास्यूटिक्स से मैं फार्माटिक्स से उठा लेंगे। तो इसीलिए हमने दोनों को में से इसको उठा के वीडियो बना दिया। तो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या चीज होता है कि स्टरलाइजेशन के सबसे पहले देखो कितने प्रोसेसेस हैं स्टरलाइजेशन के, जो जहां से आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, देन उसके बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या हैं और उसके केमिकल इंडिकेटर्स क्या है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज फिर हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है अपने पास आता है ड्राई हीट। ठीक है, ड्राई हीट क्या होता है? ड्राई हीट में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स। वहां पे जो हमारा माइक्रोब्स है उसके प्रोटीन का क्या हो जाता है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इसको हम लोग यूज किसके लिए कर सकते हैं? हम लोग ग्लास सिरिंज के लिए, निडल्स के लिए, ड्राई पाउडर्स के लिए, मेटल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए, ऑयल्स और फैट्स के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसका जो क्या है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, वो क्या है? बैसिलस सब्टिलस वर्नाइकर। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है कि सारे बैक्टीरिया जो है वो क्या हुआ कि जैसे उनको ड्राई किया गया वो क्या बन गए, वो बन गए निग्रो। हमें पता है ना, अफ्रीकन निग्रो थोड़ा डार्क कलर के होते हैं। तो वो कैसा हुआ कि जैसे उनको हमने ड्राई किया, सारे बैक्टीरिया हमारे क्या बन गए, सारे बैक्टीरिया हमारे बन गए निग्रो। और इनके जो केमिकल इंडिकेटर है वो क्या है? ब्राउन ट्यूब और बॉस डिक हीट सेंसिटिव टेप्स। तो इसको याद रखना, ब्राउन कलर के हो गए वो निग्रो, किस कलर के हो गए? ब्राउन कलर के हो गए। तो आप क्या याद कर सकते हो इससे आप याद रख सकते हो बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी और केमिकल इंडिकेटर भी। नेक्स्ट आता है अपने पास मॉइस्ट हीट, जिसको हम लोग ऑटेक्लेव के नाम से भी जानते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे काम करता है? ये काम करता है डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे क्या काम करता है? ये डीनेचुरेशन और प्रोटीन का कोगुलेशन करा के काम करता है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो किसके किसके लिए है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, सस्पेंशन के लिए है, इमल्शन के लिए है। इसके लिए यूज होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड रबर के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, किसके किसके लिए यूज कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड रबर। इसके लिए जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो क्या है? बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। क्या है? बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स। बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स। इसका सिंपल सा ऐसा याद रखना कि क्या होता है? थर्मोफिलस, दैट इज, हमने पता है मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर और प्रेशर का रोल होता है, तो उससे आप थर्मोफिलस याद रख सकते हो। और इससे हमने क्या किया, बैक्टीरिया के स्पोर्स तक मार देते हैं, तो इससे आप स्पोरोजीन्स भी याद रख सकते हो। और स्ट्राइप पेपर जो है इसका वो है केमिकल इंडिकेटर। नेक्स्ट वन इज आपका गैसियस आता है। गैसियस में आपका एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। यहाँ पे इसको किसके किसके लिए यूज कर सकते हैं? डिस्पोजेबल सिरिंजेस के लिए, फ्रेजाइल रबर के लिए, बॉटल्स के लिए, ड्रेसिंग रूम के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। बैसिलस सब्टिलस वोरनाइगर और रोएसे सैशेट का इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है क्या? रेडिएशन। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? रेडिएशन स्टरलाइजेशन। रेडिएशन स्टरलाइजेशन क्या काम करता है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन डैमेज बाय द यूवी रेडिएशन और आयनाइजेशन और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन देखने को वहां पे मिलता है। प्लास्टिक सिरिंजेस, रबर ग्लव्स, डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैसिलस प्यूमिलस इसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। डोसीमीटर जो है इसका क्या है? केमिकल इंडिकेटर है। फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है? बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर पेपर पे रिटेंशन वहां पे देखने को मिलता है। और थर्मोलेबाइल लिक्विड एंड सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग इस मेथड से स्टरलाइज कर सकते हैं। और इसके लिए जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या यूज करेंगे? हम लोग बबल पॉइंट टेस्ट का यूज करेंगे। केमिकल इंडिकेटर इसके लिए है स्यूडोमोनास, डिम्यूनिटा और सेरेटिया मार्सेंस का इसके लिए केमिकल इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं? उसके लिए जो आपका पैरामीटर है वो, अगर हमारा टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा जो प्रेशर होगा वो 10 psiz होगा और टाइम जो लगेगा वो 30 मिनट्स का लगेगा। अगर यही टेम्परेचर हमारा 121 डिग्री सेल्सियस है तो जो हमारा टाइम प्रेशर जो है वो 15 डिग्री लगेगा, 15 psiz और टाइम लगेगा 15 मिनट्स। और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दैट इज क्या आपका 121 डिग्री सेल्सियस और 15 psiz का प्रेशर और 15 मिनट्स। अगर इसको हम बढ़ा के 126 डिग्री सेल्सियस पे कर दे तो जो प्रेशर हो जाएगा वो 20 psiz का हो जाएगा और अगर टाइम जो लगेगा आपको वो 10 मिनट लगेगा। सेम अगर 134 कर दे तो प्रेशर आपका 30 psiz का हो जाएगा और टाइम जो लगेगा आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये बात हो गई किसके बारे में? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात कर ले थोड़ा सा, तो ड्राई हीट में हम लोग क्या करते हैं? ड्राई हीट में अगर हम टेम्परेचर रखते हैं कितना, 140 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो टाइम कितना लगने वाला है? 3 घंटे। और अगर इसी टेम्परेचर को हम 150 डिग्री सेल्सियस रख देंगे तो टाइम अपना 2.5 दैट इज 2.5 घंटे लगने वाला है। और 160 रख देंगे तो 2 घंटे और 170 रख देंगे तो 1 घंटे में हमारा स्टरलाइजेशन हो जाएगा। तो इससे आप देखना कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो घटता जाएगा। दैट इज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना आपका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे टाइम जो है वो उतना घटता जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी किसके बारे में?
हमारा ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रेडिएशन स्टरलाइजेशन के बारे में। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास गामा रेडिएशन, जिसमें पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या अपने पास कोबाल्ट 60 और सीजियम से हमें देखने को मिलता है। देन आपके पास बात करेंगे तो सोर्स जो है वो 5 क्या है आपका कोबाल्ट 60 का जो सोर्स है, हाफ लाइफ 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इमिशन एनर्जी जो है वो कितना आता है वहां पे आता है, नहीं इसको थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या होगा ना, देखो पैरामीटर ये नहीं होगा यहाँ पे, इसका ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया टेबल में। हाँ देखो सोर्स जो इसका वो है आपका कोबाल्ट 60 सीजियम 137, वही तो मैं कहा हाफ लाइफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे आ गया, हाफ लाइफ इसका 5.3 ईयर्स है। देन आपका इनिशियल एनर्जी जो है 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डोज जो है 2.5 मेगा हर्ट्ज, और रेडिएशन जो है 2.5 किलो ग्रे की होती है। तो याद रखना, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, तो इसको मिस करो, ठीक है। सोर्स कोबाल्ट 30 सीजियम 137, और इसके बाद इसका हाफ लाइफ 5.3 ईयर्स। देन आपका इमिशन एनर्जी 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन डोज जो है 2.5 मेगा हर्ट्ज, और रेडिएशन है 2.25 किलोग्राम। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ज्यादा सोर्स बस याद रखने ना, और हाफ लाइफ बहुत ज्यादा मत घुसना। सोर्स इसका जो अगर यूवी रेडिएशन की बात करेंगे तो इसका जो सोर्स है वो है मर्करी वेपर लैंप, और रेडिएशन जो है 265 नैनोमीटर है, ठीक है, तो मर्करी वेपर लैंप एंड ये। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका क्या, गैसियस स्टरलाइजेशन, ठीक है। गैसियस स्टरलाइजेशन में क्या देखने को मिलता है, इसको हम लोग दो तरीके का होता है, एक होता है इथाइलिन ऑक्साइड का और दूसरा होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड का। तो अगर हम इथाइलिन ऑक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो होती है आपकी कितनी, 60%। टाइम जो यहाँ पे लगने वाला है वो लगने वाला है 4 to 16 आवर्स, और कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड जो यूज होने वाला है कितना 30 to 450 mg पर लीटर, और कंटेंट जो होने वाला है वो 10 ppm का यूज होने वाला है। टेम्परेचर सेम वही 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के स्टरलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी रहने वाला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ भी 60% रहने वाली, बट यहाँ टाइम जो है वो कम हो जाएगा, यहाँ 4 to 16 आवर्स था, यहाँ 4 to 8 आवर्स रह जाएगा, और कंसंट्रेशन यहाँ पे जो था वहाँ पे 300 to 450 mg पर लीटर था, यहाँ पे ओनली 4 mg पर लीटर हो जाता है इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको याद रखना, कंसंट्रेशन थोड़ा सा वेरी करता है दोनों में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेपा फिल्टर्स की, दैट इज हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, तो यहाँ पे क्या होता है, इफिशियंसी जो होती है 99.97% होती है, पार्टिकल साइज 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। इफिशियंसी टेस्ट हम लोग डोप टेस्ट, डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ डीओपी दैट इज 66.6 ppm। अल्टरनेटिव अगर हम बात करें तो लिक्विड पैराफिन का यूज होता है, और इफिशियंसी हमें पता है, ठीक। तो ये आपका हेपा फिल्टर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, इनकी इफिशियंसी क्या होती है 99.997, और इनका पार्टिकल साइज कितना होता है 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक और होता है वेपा, दैट इज वेरी इफिशियंसी पार्टिकुलेट फिल्टर, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है 99.999%, और इनका भी पार्टिकल साइज कितना होता है 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या, हेपा फिल्टर के लिए जो टेस्टिंग होती है उसके लिए दो चीजें होती है, एक होता है अपने पास क्या हॉट डीओपी टेस्ट। डीओपी का हमने क्या पढ़ा था, डीओपी का हमने पढ़ा था कि डाई ऑक्टाइल थैलेट, डीओपी का मतलब क्या था, डाई ऑक्टाइल थैलेट, ठीक है। तो हॉट डीओपी टेस्ट होता है, और दूसरा होता है कोल्ड, और दूसरा इफिशियंसी के लिए हॉट डीओपी टेस्ट। और अगर हम बात करें इंटीग्रिटी, जो वंस इन अ ईयर होता है कि फिल्टर की इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए सही है कि नहीं, उसके लिए हम लोग कोल्ड डीओपी टेस्ट का यूज करते हैं। और एयर फ्लो रेजिस्टेंस, एयर फ्लो को रेजिस्टेंस करने के लिए हम लोग प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर्स का यूज चेक करते हैं, दैट इज मैनोमीटर की तरफ से इसको चेक करते हैं। ये हमारा हेपा फिल्टर्स की इफिशियंसी को चेक करने के लिए यूज हो जाता है कि ठीक है कि सही है कि नहीं सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपना जो है वो है लेमिनार एयर फ्लो पैरामीटर्स। लेमिनार एयर फ्लो पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, फ्लो डायरेक्शनल जो है वो कैसा होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो 80 to 120 फीट पर मिनट की होती है। और लेमिनारिटी दैट इज वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज किया था हम लोग, वेलोमीटर और एनीमोमीटर का यूज करते हैं। और क्लीनिनेस दैट इज 100 एरिया एसेप्टिक एरिया की क्लीननेस रिक्वायर होती है, और फ्लो रेट जो होता है वो 810 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे साथ क्या क्या चीजें पढ़ ली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने आपको बताई, वो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने सारे टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन पढ़े और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़े, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा था, सबसे पहला था हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा कि इसका मैकेनिज्म क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन था। बायोलॉजिकल इंडिकेटर बैसिलस सबटिलस वर्नाइगर निग्रो हो गए थे, और निग्रो ब्राउन कलर के ब्राउन ट्यूब और बोस डिक हीट सेंसिटिव टेप्स थे। दूसरा हमने पढ़ा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हमने पढ़ा क्या कि ये डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है यहाँ पे। बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस थे, स्ट्राइप पेपर्स था। तीसरा हमने पढ़ा क्या, गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन में हमने क्या चीजें पढ़ी, अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन देखने को मिला बैसिलस सबटिलिस वर्नाइगर और रोशे सैचेट की वजह से। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या, फिर हमने पढ़ा रेडिएशन स्टरलाइजेशन। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला न्यूक्लियो प्रोटीन डैमेज हो रहा था यूवी रेडिएशन से, आयनाइजेशन एंड फ्री रेडिकल जनरेशन का हो रहा था। और इसमें जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर था वो कौन सा था, वो था बैसिलस प्यूमिलस और
केमिकल इंडिकेटर था आपका डोसीमीटर। फिर हमने पढ़ा क्या, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखने को मिला, फिल्ट्रेशन में हमें देखने को मिला कि यहाँ पे बैक्टीरिया का क्या हो रहा था, रिटेंशन हो रहा था, और थर्मोलाबाइल लिक्विड्स के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। और यहाँ पे जो टेस्ट कौन सा हो रहा था, बायोलॉजिकल इंडिकेटर था आपका क्या, बबल पॉइंट टेस्ट, और केमिकल इंडिकेटर था स्यूडोमोनास डिमिनुटा, दैट इज सेरेटिया मार्सेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी पैरामीटर्स भी अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही काफी छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे डाल रखे हैं, तो एक बार जाके उन्हें विजिट कर लेना। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। आपसे मिलता हूं मैं एक नए वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।